अब बाबा कहते हैं ठोक दो, नाप दो, मार दो, गाड़ दो। मुलायम सिंह गोली क्यों चलवा दिए कारसेवकों देखिए, पे? मुलायम सिंह ने कि जो गोली चलवाने वाला अधिकारी था वही श्री राम जन्मभूमि का अध्यक्ष है। देखिए, और उसमें कहा कि पांडे जी आप अपनी बुढ़िया को गहना पहना करके, छोड़िए ये सब। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम नहीं कथनीयम। अत्यम ब्रियात प्रेम ब्रियात न ब्रियात अत्यम प्रेम जी। तो छोड़िए, वो मुख्यमंत्री है, उनके बारे में हम कमेंट। योगी ने कहा जाता है ब्राह्मणों का इनकाउंटर सबसे अधिक करवाया। बाबा के टाइम में अब देखो, मैंने कई तमाम ब्राह्मण लोगों को जो निर्दोष थे उनकी भी हत्याएं की गई हैं। विजय मिश्रा को मान लो आप अपराधी प्रवृत्ति के मानते हैं, आपके पड़ोसी आप जानते हैं, लेकिन उनका बेटा क्या बिगाड़ा। लेकिन क्या इन चीजों का ब्राह्मणों पर कोई असर है? ब्राह्मण तो बाबा को अपना मुखिया मानता है और जय जयकार। आपसे बाबा का बड़ा अच्छा संबंध है, सदन में भी देखते हैं कुछ। और हमारी आदत है किसी के प्रति असम्मानजनक बात नहीं बोलना। कभी बैठ करके समझाते नहीं है कि कहाँ ऐसा करने हैं, अलग से बैठ के अकेले जैसे। देखिए, वो हम विपक्षी नेता है, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। 7 बार विधायक रहे, 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष। मुलायम सिंह यादव जी के समय में कैबिनेट मंत्री थे और अखिलेश यादव जी के समय में भी कई मंत्रालयों को संभाला। चेहरे से आप परिचित होंगे, नाम है श्री माता प्रसाद पांडे। उम्र के इस पड़ाव में भी जीवंतता को धारण किए हुए हैं। 14 घंटे काम करते हैं, लोगों से मिलना जुलना। और आज हमारी पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात में ही तैयार हो गए, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और पांडे जी से कुछ सवाल करूंगा। प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला तो यह है कि नेता और वेश्या दो की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, बताते हैं कि पूछना नहीं चाहिए। तो उम्र के इस पड़ाव पर थोड़ा सा दर्शक लोग जानना चाहेंगे। वैसे तो 83 दिखा रहा है। एक्चुअली मेरी उम्र जी, जो मेरी कुंडली की है जी, वो 23 मार्च 1941 की। जी, अब हमारे बचपन में जब नाम लिखाने गए जी, तो वहाँ हमारे कोई गांव में तो कुछ था नहीं, तो वहाँ हमारी उम्र 31 दिसंबर 40 लिख दी गई थी। जी, लेकिन एक्चुअल हमारा 23 मार्च 1941। जी, और उस हिसाब से मैं 84 वर्ष पार करके 85 में चल रहा हूँ। जी। आते ही जन्म लेने के साथ ही बापू का अंतिम आंदोलन, जिसमें उन्होंने कहा था डू और डाई, करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ा गया मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। यानी हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। देश को आजाद कराया आपने आने के बाद। फिर पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई, छात्र राजनीति में आए आप, फिर जनता पार्टी में भी रहे, लोक दल में भी रहे। यह समाजवादी पार्टी में कैसे आए? और मुलायम सिंह यादव देखिए, ऐसा है, हम लोग समाजवादी पार्टी के समाजवादी विचारधारा के थे। जी, जब मैं हाई स्कूल पास करके इंटर में गया जी, तो वहाँ योजना सभा के एक सदस्य के रूप में, योजना सभा के सदस्य के रूप में कहिए या समाजवादी पार्टी के लोगों के संगत में आया। जी, तो वहीं मैंने कॉलेज में थोड़ा ज्यादती हो रही थी तो मैंने आंदोलन किया। अच्छा, और कॉलेज को बंद करा के 1959 में मैंने इंटर कॉलेज में यूनियन बनवाई। इंटर कॉलेज में? हाँ, इंटर कॉलेज में यूनियन बनवाई। और इसके बाद फिर मैं वहाँ बड़ा छात्र आंदोलन हुआ। जी, बहुत प्रिंसिपल बहुत सख्त थे, किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं देते थे। कोई गलती कर रहे या ना कर रहे, अगर शिकायत हो जाए जी, तो उसको प्रेयर के टाइम में केनिंग करते थे सबके लड़कों के सामने। जी, तो मैं जब वहाँ गया पढ़ने तो मैंने देखा तो अन्याय है, भाई केनिंग क्यों कर रहे हो, पहले उससे पूछो, उससे बात करो। जी, इसको लेकर के एक दिन जब मंच पर जो चबूतरा बना था उस पर उन्होंने इसकी बुलाना शुरू किया, जी। तो मैंने कहा ये गलत है। क्या करते थे बुला करके? केनिंग मारते थे, दो अच्छा, चार डंडा। अच्छा, केनिंग करते, मतलब सबके सामने? सबके सामने। और बच्चे चुपचाप झेल लेते थे? तो मैं जब उस दिन उन्होंने बुलाया केनिंग करे तो मैं खड़ा हो गया। अच्छा, और मैं निकल के भाषण करने लगा, अन्याय इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़के सब मेरे साथ खड़े हो गए
कि बहुत ठीक है, क्योंकि बहुत दिन से झेल रहे थे। उनका कॉलेज बंद करो। बस वो हमारे साथ निकल के बाहर कॉलेज से, पढ़ाई 3 दिन कॉलेज की बंद रही। प्रिंसिपल ने बहुत सिफारिश कराया, तो हमने कहा जब तक अब यूनियन की मांग नहीं होगी तब तक भी नहीं चल पाएगा। खैर वो बात करते करते और 3 दिन कॉलेज बंद रहा। जी फिर डिप्टी डायरेक्टर गोरखपुर थे, वो सब लोग आए, कारण पूछा हम लोगों से, तो हम लोग कुछ बहुत क्या बताते, कहे भाई ऐसा है। अच्छा, प्रिंसिपल साहब क्या होता था, 100 बीघे का फार्म था, जी तो फार्म का उत्पादन अपना ले लेते थे। अच्छा, हम लोगों को चना भिगो के दिया जाता था सुबह, जी तो मैंने कहा अब हम चना नहीं, हम हलवा भी बनवाएंगे, जी और ये पावर अब आपके पास नहीं रहेगा। समझौता हुआ। उन्होंने कहा ये आप छात्र संघ न बनाओ, छात्र परिषद बना लो। जी बड़ा दबाव था हमारे ऊपर, तो चलो परिषद बनाओ। तो फिर हर सेक्शन से जी हाँ जी। चुनाव हुआ, जी एक एक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, डेमोक्रेटिक तरीके से, नॉमिनेट नहीं। इसके बाद उसको चुन करके आए, तो उसमें फिर अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो हमारे मित्र थे जो हमसे बड़े थे, बहुत दिन से उस स्कूल में पढ़ रहे थे, मैं नया गया था, तो उन्होंने इस स्कूल को, उन्होंने कहा कि मैं प्रेसिडेंट हो जाऊँ, वहाँ महामंत्री बन जाओ। तो मैं ठीक हो, प्रेसिडेंट हो गए, महामंत्री बन गया। तब से ये फिर वो अंतिम 1 साल रहा। इस बाद एग्जामिनेशन हुआ, मैं चला आया यूनिवर्सिटी में। जी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया, तो मैं पहले लखनऊ पढ़ने आया, जी तो मेरे फादर की डेथ हो गई जी 14 दिसंबर 1960 को। तो मैं यहाँ पढ़ने में असमर्थ हो गया। फिर मैं गोरखपुर चला गया, गोरखपुर घर के पास था। जी तो गोरखपुर में हमें सुविधा ये थी कि घर से हम अपना राशन पानी ले जाते और किराए घर में रह के, कमरे में रह के पढ़ लिए और पढ़ते। इस उद्देश्य से मैं गोरखपुर चला गया। जी तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का 3rd बैच का छात्र हूँ। जी तीसरा वही बैच वहाँ शुरू हुआ था, मैं गया। फिर गोरखपुर में मैं बहुत सक्रिय राजनीति में नहीं रह पाया, लेकिन योजना सभा में मैं जुड़ा रहा। फिर मैं वहाँ से BA किया, MA किया, LLB किया। जी राजनीतिक नेताओं से मिलता रहता। उस समय हम लोग 2 नेता थे देवरिया में जब पढ़ता था, एक थे बाबू गेंदा सिंह और एक थे ये सोशलिस्ट पार्टी के उग्रसेन सिंह। जी इन दोनों के संपर्क में रहा। तो एक प्रजा समाजवादी पार्टी में थे, एक सोशलिस्ट पार्टी में, समाजवादी पार्टी। फिर हम योजना सभा के साथ जुड़ गए। जी फिर जब हम यूनिवर्सिटी से आए तो मेरे क्षेत्र में दलालों का बड़ा आतंक था, जी पुलिस का बड़ा आतंक था, जमींदारों का बड़ा आतंक था। मैंने नौकरी नहीं की, ना वकालत किया, मैं इन्हीं से भिड़ गया और जनता को संगठित करने लगा। थोड़ा सा रोकूंगा, मतलब यह बीज तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते हुए भीतर तक आ गया था। विद्रोही स्वभाव हो गया था कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना है, चुपचाप सहना नहीं है। यह उसी समय बीजारोपण हो गया था। शुरू से मैं जी अन्याय के खिलाफ कहीं कुछ होता था। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि महाविद्यालयों में छात्र संगठन की स्थापना होती है, इंटरमीडिएट कॉलेज में तो नहीं होती। उस और समय नहीं होती, हमने करा है। लेकिन लोगों का भी आपने सुना होगा कि यह बच्चों को बिगाड़ रहा है, बच्चों को नेता बना रहा है, बच्चे बिगड़ जाएंगे अभी से। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, राजनीति में छात्र संघ से एक तरह से समझ लीजिए राजनीति की प्रारंभिक पाठशाला है, जी जहाँ लोगों को कुछ समझने सीखने का अवसर मिलता है जी और प्रजातांत्रिक तरीके में वहीं से विश्वास आना शुरू होता है। जी और जो लोग डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, उनके लिए जरूर है छात्र संघ रहे और लड़के उसमें हिस्सा लें। जी जहाँ तक कहते हैं ये बिगाड़ते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। जब प्रशासन के तरफ से कोई गलत काम किया जाता, जैसे फीस बढ़ा दिया गया, कोई और कुछ कर दिया गया, तो छात्र संघ की जिम्मेदारी हो जाती है कि छात्रों के हितों के लिए लड़ें। जब छात्रों के हितों के लिए छात्र संघ के लोग या राजनीति में जो छात्र नेता हैं वो लड़ते हैं, तो प्रशासन हमेशा ये कहता है
कि ये गुंडई कर रहे हैं, ये लफंग है, दुनिया भर की बात करता, अपनी कमी नहीं बताता, अपनी कमी मैं नहीं क्या बताता। क्या कर रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। यही डेमोक्रेसी के पार्ट में यह है। अगर छात्र संघ के में लड़के कोई आवाज सही उठाते हैं तो प्रशासन को मानना चाहिए। प्रशासन, कोई प्रशासन हो, आजकल प्रशासन कठोर और एक तरह से कहिए ईगो वाला हो गया, तो अपने ईगो में वो दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, जी। इसीलिए कटुता होती है। अगर आंदोलन हो और आपस में पारस्परिक संवाद हो तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब वो नहीं होता है, मुझे याद है मैं इंटर कॉलेज में था, तो सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काली शंकर या काली प्रसाद वाइस चांसलर थे, जी। उन्होंने सबसे पहले पुलिस बुलाई थी वहाँ, तो वो उसके खिलाफ भी अपने कॉलेज में आंदोलन किया था। अच्छा। कॉलेज को बंद रखा था। बहुत पहले की बात है ये। वो तब तो समाचार पत्रों से ही पता लगता था क्या हुआ है। समाचार पत्र भी इतने नहीं, उतने नहीं थे। ना कुछ बहुत पता नहीं लगता था। बाद में डिप्टी डायरेक्टर आए थे, जी। हमको समझाई को न करोगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तो हमने कहा हम फिर कर लेंगे। यही हाल यूनिवर्सिटी में हुई। मैं एमए में पढ़ रहा था, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पिताजी नहीं थे, तो मुझे मजबूरन अपने मुकदमे की पैरवी करने आनी पड़ती थी जमीन की। अच्छा। तो कभी कभी हमारा परसेंटेज कम हो जाता था और 75% उस समय अनिवार्य था क्लास जी अटेंड जी करना। जी जी। तो उसको लेकर के कभी कभी मेरी बात होती थी, तो हमारे हेड डिपार्टमेंट कहते थे कि तुम वो मैं नहीं करूँगा, तुम ऐसे रह जाओगे। तो मैंने कई बार कहा जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक मैं इसे पढ़ता रहूँगा, प्राइवेट करता रहूँगा, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो मुझे डिग्री मिलेगी। तो मैंने बड़ा संघर्ष किया था। वहाँ से लौट के जब आया यूनिवर्सिटी से, जी। तो इन्हीं सब में बीच में रहा। हरिजनों से जबरदस्ती काम कराते थे, मजदूरी नहीं देते थे। एक हरिजन परिवार का व्यक्ति मतलब सामंतवादी लोग थे उन्हीं से और उन्हीं से लड़ाई आपकी उन्हीं से अकेले। तो अब धीरे धीरे मेरे पास, मैं किसी के दुकान पे बैठता था और ज़्यादातर पुलिस के माध्यम से दबाव बनाते थे, तो मैं पुलिस से जब लड़ने की बात करता था तो साधारण आदमी डर जाता था। मुझे याद है एक बार एक थाने के दरोगा के खिलाफ बहुत जाति दलालों से मिलकर होती थी, जी तो मैंने थाने के खिलाफ सभा लगाया। जी दरोगा ने पहले कहा कि कोई नहीं आएगा यहाँ, जी दूर दूर रहेंगे। लाउड स्पीकर लेके गया तो हमने पुलिस के खिलाफ जब बोलना बंद कर दिया, जी। तो मुझे याद है लाउड स्पीकर वाला बाजा बंद कर दिया। कहा साहब इसके लिए तो मैंने दिया नहीं है और हमको तो मार डाले दरोगा, अरे, तो चले जाएंगे। तो बहुत संघर्ष हुआ। हम अपने इटवा थाने पे सबसे पहले संघर्ष किए, जिसमें 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे। अच्छा। विषय क्या था? विषय था पुलिस की जाति। पुलिस जो है करते क्या थे, बड़े लोग जो सामंत लोग थे गरीबों को पकड़वा लेते थे, पिटवाते थे, थाने में लाके बंद कर देते। अरे। हम थाने में जाते थे तो दरोगा लोग, हम अभी नए थे, जी हाँ, हमको कुछ समझते नहीं थे, तो कभी कभी झड़प हो जाती थी। तो एक बार झड़प हो गई, दरोगा ने कहा कि आपका थाना नहीं है, आपका घर दूसरे थाने में, इस थाने में क्यों आ गए? मैंने कहा थाना किसी का नहीं होता, कोई भी आ सकता है। इसी को लेकर के हुआ तो मैंने आंदोलन किया। हमारे यहाँ जो है लखनऊ में अनंतराम जायसवाल थे, हमारे पार्टी के नेता थे, उनको बुलाया, बड़ी भीड़ हुई। उस भीड़ ने एक नया मोड़ पैदा कर दिया। वहाँ लोगों में विश्वास हो गया, मतलब जन नेता के रूप में आप स्थापित हो गए। वहाँ के लोगों में विश्वास हो गया, यह व्यक्ति हमको अन्याय के खिलाफ बचाएगा, और लोग हमारे साथ आए। मैं 74 में पहला चुनाव लड़ा जी। हमारी पार्टी को उस समय त्रिदलीय मोर्चा बना था, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी जी। मजलिस मसाबराब, इनकी जो डॉक्टर फरीदी थी उनकी जी। और लोग थे, तो मुझसे लड़ा। तो उस समय हमारे यहाँ भाजपा नहीं, तब जनसंघ था। जनसंघ का जोर था। तो जनसंघ मुझसे थोड़ा वोट ज़्यादा पा गई, मैं कम पाया। जी। पहले कांग्रेस पाई, फिर जनसंघ पाया, मैं तीसरे नंबर पर आ गया। लेकिन मुझे लगा मैं यहाँ विधायक बन जाऊंगा, मुझे लोग नहीं पाए। फिर हाँ, अभी लोगों ने खारिज नहीं किया है, वेटिंग में डाला है। जी। तो मैं
बहुत लोग गांव दौड़ता था, जहाँ कहीं जाती होती थी मैं साइकिल से जाते, साइकिल से जाता था, उनकी बात सुनता था, उनका कंप्लेंट लेता था। तो आज जैसे एसपी नहीं थे, वो कंप्लेंट लेके उस आदमी को जब मैं एसपी के पास ले जाता था तो उसकी जांच होती थी और दरोगा को दंड भी मिलता था। 2-4 दरोगा जो दंड मिला तो गरीबों को विश्वास हो गया ये दलालों से बड़े, क्योंकि अपने काम के लिए दलालों के पास जाते थे। उन्होंने कहा तो हमको बहुत मिल गया, फ्री मिल गया। मेरे पास आने लगे, भीड़ जुटने लगी। जब भीड़ जुटने लगी मेरी सभाओं में बड़ी, तो ये दलाल लोग अच्छा हमारे कार्यकर्ता क्या करते थे, इनका नाम लेके कहते ये है दलाल है, इतना घूस लेता है, दलाली करता, तो ये अपमानित महसूस करते। लेकिन अब इनकी हिम्मत इतनी बड़ी भीड़ में झगड़ा करने की होती नहीं। तो इस तरह से हमारी थोड़ा हम आगे बढ़े। फिर आ गए 74 में हार गए। 75 में आर्मी इमरजेंसी लगी, मैं पहले DIR में पकड़ा गया, फिर मेरे ऊपर मीसा लगाया गया। वो पहले DIR में हमको जब चालान किया तो उसमें कुछ गलती रह गई लिखने में, तो मेरी जमानत हो गई। जमानत हुई, जमानत होने के दूसरे दिन ही कलेक्टर ने मीसा लगा दिया। तो मैं अपने नेताओं से मिला, हमने कहा भाई सब लाओ घूम के मिल लें थोड़े दिन। तो हम थोड़े दिन इधर उधर रहे, तब तक इन्होंने हमारा घर को रुक कर दिया, आपस बैलों को ले जाके डाल दिया मवेशी खाने में। हमारी बढ़िया दुधारू गाय थी, उसको उठा ले गए। बाद में मैं हाजिर हुआ। और लेकिन ऐसा अन्याय तो मिसा में लोगों पर होता था, पशुओं को तो नहीं ले जाते थे गिरफ्तारी के लिए। हाँ, अच्छा। आज की जल्दी ही, जैसे आज बाबा कर रहे हैं कि जल्दी से हाजिर हो जाए जी, तो मैं हाजिर हो गया। तो बाबा कहाँ हाजिर होने का अवसर देते हैं? बाबा तो बुलडोजर चलवा देंगे। बाबा कहेंगे ठोक दो, लटका दो, नाप दो, गाड़ दो। तो वो ऐसा ही पहले भी था क्या? पहले के जो कुछ इतना इससे सरल था। अच्छा, बाबा से सरल था जी। क्योंकि जेल में जाते थे तो अब तो जो जेल में उसका भी ये घर गिरा देते हैं, वहाँ जेल में जो रहता था उसको परेशान नहीं कर देते। अच्छा, जो जेल चला गया, घर वालों को नहीं परेशान कर देते। यहाँ तो इसमें घर वालों को परेशान किया जाता है, घर गिरा दिया जाता है। केवल इतने था, उनको खोजने में पकड़ने के लिए जितना दबाव बनाना चाहिए उतने। तो आपके बैल, आपकी गाय, सब जब हमारा ये चुनाव हो गया और सरकार बनी, तब मैं पशुओं को लाया। अच्छा, और तब तक पड़े रहे उसी में। हमारे घर का दीनहीन हो गए थे कि ठीक नहीं? बहुत दीनहीन तो अब ऐसे नहीं हो गए थे खाने के मोहताज हो, क्योंकि जो हमारा अनाज कुरुक किया था वो किसी के सुपुर्दी में हमारे पट्टीदारी लगा दिया, तो हमारे घर में था, कोई बहुत नहीं था, केवल पशुओं को ले गए। तो आप हाजिर हुए या फिर पुलिस ले गई? नहीं, हम हाजिर हुए। तो यह रहा छात्र जीवन से जेल इमरजेंसी के समय के संघर्ष तक का किस्सा। किस तरह से कुर्क करके पशुओं को भी ले गए, और वह समय था कि जेल में भी लोगों का मतलब बढ़िया था, आज जैसा जेल नहीं था। आज जैसा, हालांकि मानव अधिकारों का हनन था जेल में, जैसे शौचालय, पेयजल, वो तो सब दिक्कत थी, लेकिन तब भी इससे अच्छा था। जैसे जो उनको राजनीतिक बंदी जैसा व्यवहार किया जाता था, अपराधी की तरह नहीं किया जाता। उसमें श्रेणी बनी थी, हम लोग 20 श्रेणी के बनाए गए, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे उनको उच्च श्रेणी मिली थी। तो हम लोगों को दूध भी मिल जाता था, सब्जी भी 2 मिल जाती थी। क्या करते थे? कुछ दंड बैठक करते थे जेल में? कुछ पढ़ाई लिखाई करते थे? क्या लिखाई क्या, उस समय कोई वहाँ तो भाषण होता था, एक दूसरे मिलके दिन भर भाषण होता था। उसमें तो सब जनसंघी थे और सब लोग जय गुरुदेव वाले थे, सब एक साथ थे। कोई वहाँ ये नहीं पता लगा, जैसे कोई बाढ़ आ जाती है तो एक पेड़ पर नींबू भी चढ़ा रहता है, सांप भी रहता है और दूसरे जानवर भी। उसी तरह इमरजेंसी में सब एक साथ थे, कोई किसी का विरोधी नहीं था, सब पीड़ित लोग थे। वो आपस में बातचीत करके हम लोग इस सरकार के बारे में सोचते थे और ये सोचते थे कि अभी ये लंबा चलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी ख़त्म करने की वो घोषणा की तो हम लोगों को लगा कि अब ये सरकार चली जाएगी। फिर जब हम लोग जेल से निकले तो जनता ने बड़ा स्वागत किया, और स्वागत ही नहीं किया,
इतना बढ़िया चुनाव हुआ वैसा आज तक हुआ नहीं। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री लोग भी जेल गए हैं। भारत के इमरजेंसी के बाद एक समय आया जब इंदिरा गांधी भी तिहाड़ जेल में गई थी। हम उधर नहीं जाना चाहेंगे, सीधे सीधे हम माता प्रसाद पांडे जी के अगले जो संघर्ष है उस पर। फिर आप विधायक कब हुए? हम 74 के बाद 77 में मुझे टिकट नहीं मिल पाया जी। क्योंकि फिर भाजपाई जो जनसंघी थे उनको अलग गुट बन गया जी। और एक एक सीटों पर झगड़ा करने लगे। तो जो उन्होंने हम 74 में हम तीसरे नंबर पर आ गए जी, थे। जी। जो दूसरे नंबर पर आए वो जेल से भाग आए थे, जेल में गए और माफी वाफी मांग के चले आए थे। जी, जी। लेकिन चूंकि वो नाम नहीं लेंगे, एक बड़े नेता के भाजपा के साथी थे, जी। उन्होंने जिद कर लिया। अब वो चौधरी चरण सिंह के बड़े तेजी, तो चौधरी साहब ने हमको उस क्षेत्र की टिकट नहीं दिया। जी। हमारे और हमारे जो नेता थे हमारे संबंध, उन्होंने कहा कि निर्दलीय लड़ जाओ, चुनाव जीत जाओ। जी। तो मैंने कहा अभी हम लड़ेंगे तो लोगों के मन में आएगा बड़ा लोभी है, और लोभी राजनीति को खत्म कर दिया, इसे मैं नहीं लड़ा। दूसरी जगह कार्य थे मैंने, लेकिन कलेजे पर पत्थर रख करके उन दिनों, क्योंकि लोकप्रियता आपकी उन्हीं थी। की प्रचार भी किया। जी। जो टिकट लिया तो उनको घुसने कहाँ दे रहे थे, गांव में मारते थे। अच्छा। गांव में घुस नहीं पाते थे। नानाजी देशमुख आए, हमको बुलाए, कहे इसको जिता दो किसी तरह से। सारे पार्टी के नेता मेरे पास गए मुझे मनाने, मेरे निकल पड़ो, तो मैं निकला तब वो प्रचार कर पाए तो जीते। लेकिन जब 80 में 77 में जब हुआ, सरकार बन गई, तो मुझे सम्मान मिला। कोई भी मिनिस्टर थे, चाहे रामरेश यादव रहे हो चाहे और गुरुराम, सब लोग सम्मान देते थे कि मेरे साथ अन्याय हुआ। जी, जी। 80 में जब ये सरकार नई चुनाव के लिए आया तब मैं फिर लड़ा। जी। तो ये जो महोदय थे लड़े थे हमसे, जी। ये कुछ 2600 वोट ही पाए, केवल मन नहीं, और मैं भारी वोट से जीता 80 में। जी। हाँ, तब मुकाबला सीधा कांग्रेस से हो गया था। जी। कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए, मैं जीता, फिर 80 जीता, 85 जीता, 89 जीता। इसके बाद हमारा तो सरदर्द अयोध्या है ना, मेरे जिले से निकट है, और अयोध्या की थोड़ी भी घटना होती है तो मेरे यहाँ बच जाता है। उसमें गोली चली और उस घटना का असर हम लोगों को पड़ा, तो मैं फिर 89 में जीत गया, तो 91 में हार गया। जी हाँ, जी हाँ। फिर 91 में हार गया, तो 93 में मुलायम सिंह जी ने हमसे कहा कि दूसरा क्षेत्र ले लो, वहाँ आसानी जीत जाओगे। तो हमने कहा नहीं, हम यही लड़ेंगे। दरअसल वहाँ मुस्लिम आबादी हमारे क्षेत्र में बहुत थी, वो हमारे साथ खड़ी नहीं होती थी। तो मैं 91 में भी हार गया, 93 में भी हार गया, 96 में तो हारता था तो ऐसा नहीं था कि अब हम पूरी तरह हार गए, मेरी जी हाँ, जमानत जब्त हो गई, ऐसा नहीं होता। फिर पछताते भी लोग थे। बहुत पछताते। फिर हम लड़े 2002 में, तो 2002 में भी जीते, 2007 में भी जीते, 2012 में भी जीते। फिर 2017 में अयोध्या वाले आके खुराफात करने लगे मेरे यहाँ, तो 2017 हमारा और कांग्रेस का गठबंधन था। उस गठबंधन में मैं निश्चिंत हो गया कि हमारी लड़ाई यहाँ कांग्रेस से है, तो जब कांग्रेस हमसे एक हो गए तो कौन जीत पाएगा। लेकिन हमसे चूक हो गई, हमको जितना प्रयास करना चाहिए जीतने के लिए नहीं किया, तो मैं हार गया। तो हार गया तो बड़ा क्लेश हुआ। फिर मैं क्षेत्र में शुरू किया दौड़ना, तो फिर 22 में लोगों ने फिर मुझे जिता दिया। और हमारे मुकाबले लड़ रहे थे, राज्य मंत्री थे सतीश चंद्र द्विवेदी। जी, जी। तो वो जब जीते तो वो बहुत राम मारते थे, कहते थे कि मैं अपना परिचय देते थे, कहते मैं स्पीकर को हारा गया हूँ। तो मुझे भी चोट लगती थी। नेताजी हमारे चाहते थे कि मैं राज्यसभा चला जाऊँ, 16 में चाहते थे मैं राज्यसभा नहीं गया। मैंने कहा इनको हरा के हम अपना वो ले लें, जिससे इनका यह कहना छूट गया। मतलब यह आपका, उन्होंने हराया, हरा करके कहते थे स्पीकर को हराया आपका। तो क्या आपका प्रतिक्रियावाद था या फिर स्वाभिमान कि इनको हरा करके ही दम लूंगा? मेरे मन में भाव जगा जी कि अब
फिर हमको अपने पुराने स्तर पर उतरना जी। पड़ा। फिर मैं गांव गांव घूमना शुरू किया, जाना शुरू जी। किया। फिर जनता ने मुझे बिना पैसे के जिता दिया जी 22 में। जी और अब की फिर अगर हम लड़ेंगे, जी। जनता का दबाव है, लड़ो एक बार और सतीश को हरा दो। जी। इससे सबसे बड़ी बात है, जो जो मुझसे चुनाव लड़े हैं जी वो फिर हारने के बाद दोबारा उभर नहीं पाए। हाँ, चाहे कांग्रेस के रहे, चाहे भाजपा रहे, चाहे मुलायम सिंह जी के संपर्क में आप कब आए और कैसे उनका मुलायम सिंह प्रभाव? के संपर्क बहुत पहले आ गए थे, इमरजेंसी के पहले से आ अच्छा, गए थे। अच्छा। समाजवादी आंदोलन से जुड़ने के नाते उनसे हमारी जान पहचान थी। वो हमको जानते थे, हम उनको जानते। जब वो उनको ये भी नहीं पता था, अब वो 67 में पहली बार जब MLA हुए, जी। और तब से मैं उनको जानता था, उसके पहले से जानता था। कोई ऐसे संस्मरण जो हमेशा आपको याद रहेंगे मुलायम सिंह यादव के साथ के, कुछ ऐसे जो हमेशा कभी भूल नहीं सकता? देखिए, मुलायम सिंह जी बड़े व्यवहारिक व्यक्ति थे जी और वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को बड़ा सम्मान देते थे। जी मैं जब भी कभी उनके यहाँ गया, वो मुख्यमंत्री थे, जी। तो मुझे दूर तक आते थे छोड़ने। अच्छा, फाटक खोल के बैठा के तब जाते थे। इतना करते थे? इतना। तो वो बहुत सम्मान करते थे। यही कारण है उनके लिए लोग बड़ी संख्या में उनके साथ, जो हमारे पार्टी के लोग थे, वो जुड़े रहे। आज भी उन्हीं के आधे तो उन्हीं के लोग हैं, कुछ तो अखिलेश जी का है। आप जब चुनाव लड़ते थे तो मुलायम सिंह जी जाते हाँ, थे? जाते थे। पहले नहीं जाते। अच्छा। पहले कहते तो हारबे नहीं करेंगे तो काहे को। अच्छा। हाँ, 80-85 में अकेले हम लड़के जीत लेते थे 15-15 हजार वोट से। उस समय हमारे चुनाव में इंदिरा गांधी भी गई थी, राजीव गांधी भी गए थे, कुछ नहीं करते। अच्छा, अपने प्रत्याशियों के लिए? हाँ, अपने प्रत्याशियों, लेकिन नहीं वो। मतलब उन लोगों का हेलीकॉप्टर उतरा था आपको हराने के लिए? हाँ, अरे यही नहीं उतरा था, इनको तो छोड़ो, फिल्म एक्टर्स की तरह ले जाते थे। ये दिलीप कुमार हैं, जानी बाकर हैं, ये फलाना है, दुनिया भर का जाते थे। लेकिन जनता का इतना बड़ा समर्थन था कि हमें, कि वो जब इंदिरा गांधी मरी हैं तो ये लोग वीडियो बना के ले जाते थे, गांव में दिखाते थे। अच्छा। गांव के गरीब कहते थे वीडियो न देखो, अपने औरतों को कहते थे देख लेंगे तो मन बदल जाएगा, तो बाबा को हरा देंगे सब, इसलिए बाबा के लिए हम लोग वीडियो नहीं देंगे। मतलब उनका यह था कि इंदिरा गांधी की ऐसे हत्या हुई है, सिंपैथी हो और फिर ये हारे चुनाव। हाँ, लेकिन वो नहीं, उनका नहीं चला, हमारा हम जीते। गांव वाले सुनबे नहीं करते थे। जो हमारे समर्थक थे या जो गरीब तबके के लोग थे, हमारे साथ गरीबे रहते हैं, तो वो इस चीज को देखे नहीं। कहे देख लेंगे, बाजार में दिखाते, गांव में दिखाते थे, तो कहे देख लेंगे तो हमारे घर की औरतों का मन बदल जाएगा, देखने नहीं देते थे। लेकिन एक वीडियो और चलता था, आपने नाम लिया अयोध्या का, चूंकि बगल में ही है, और आपने यह भी कहा कि अयोध्या से हम प्रभावित होते रहते थे। मुलायम सिंह जी जन नेता थे और अपने लोगों का बड़ा आदर करते थे, आपको भी बाहर तक छोड़ने आते थे। मुलायम सिंह गोली क्यों चलवा दिए कारसेवकों? देखिए, मुलायम सिंह जी ने गोली चलाई। देखो, संविधान जो मुख्यमंत्री होता है और उसको संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार काम करना पड़ता है जी। और जब संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ती है तो आदमी को मजबूर होना पड़ता है। जी। संविधान था कि संवैधानिक दृष्टि से कोर्ट का फैसला, मुकदमा चल रहा था। जी। ये मस्जिद को गिराने के चक्कर में थे, जी। तो उसकी रक्षा करने का उनका दायित्व था। जी। और उस अपने दायित्व में जो भी कानूनी दृष्टि को अपनाया होगा वो संविधान के अंतर्गत कराया, संवैधानिक काम उन्होंने नहीं किया। पांडे जी, एक चीज आता है, जब जब चुनाव आएगा, फिर चुनाव आ रहा है, तो फिर से कारसेवकों की हुतात्माएं, मुलायम सिंह ने गोली चलवा, हम थोड़ा सा गोली चलवाया और सरजू नदी का पानी लाल हो गया, ये साहब कितने मारे गए, कुछ सूची है आपके पास? हमारे पास नहीं, 13 आदमी मारे गए थे जी। यही मुलायम सिंह बताते, 13 से ज्यादा आज तक बता ही नहीं पाए। जी। हाँ। तो आप लोगों ने कभी सदन में पूछा कि हरदम यही भाषण देते हो, वह सूची हमें दे दो कि हम देख? पूछा गया था जी। हमारे मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी हाँ जब थे, जी। उन्होंने पूछा, सब लोग पूछते थे जी। इनके पास कोई सूची नहीं। आप जानते हो भाजपा अफवाहों पर चलती है। जी। भाजपा का अपना कोई दृष्टिकोण नहीं है, जो जैसी हवा देखेंगे
उसी के हिसाब से वो अफवाह फैला के अपना काम करते हैं। अफवाह फैलाते हैं रोज। हमें याद है अभी जब चुनाव चल रहा था हमारा, तो ये लोग क्या किए, एक बछड़े को जो मरा था एक बोरे में भर के और ले जाके इस जगह रख दिए कि बछड़े के हाथ काटा गया है, काटा गया। तो पुलिस वाले आए तो लोगों ने कहा बोरा खोलो, इसमें कहाँ गोश्त रखा है। तो खोले तो जी मरा हुआ बछड़ा निकला। तो ये लोग लज्जित हो गए। तो ये कोई भी हथकंडा अपने चुनाव जीतने के लिए कर सकते हैं। तो ये हथकंडा बार बार चलता है, कार सेवक मारे गए, सरजू का, तो आप लोग क्यों नहीं हुआ सूची लेकर के और कुछ बताते हैं कि भैया यही है? वो बताते हैं जी। 13 आदमी मरे थे, इससे ज्यादा है। दूसरी बात, अब आप तो जनता ने फैसला कर दिया, अयोध्या ने ही फैसला कर दिया। अयोध्या ने इनको पार्लियामेंट चुनाव में अयोध्या सीट से हराकर ये फैसला कर दिया कि ये जो कुछ कर रहे हैं गलत। जी। अब माता प्रसाद पांडे जी का कहना है कि कोर्ट का स्थगन आदेश था कि यहाँ न कोई खूंटा गाड़ा जाएगा, न यहाँ से कोई खूंटा उखाड़ा जाएगा। कार सेवा करने गए लोग, अनुमति उस समय दी गई कि आइए, और पहुंचने के बाद कहा कि अब तो हम बिना तोड़े जाएंगे नहीं। परिस्थितियां ऐसी हुई कि गोली चलाना पड़ा। देखिए, वो पहले से ये तैयारी कर रहे थे जी। और वो चाहते थे, देखिए उनका ये उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कुछ ऐसा काम करो जिससे हिंदुत्व को, हम हिंदूवादी लोगों को इकट्ठा करें। इस दृष्टिकोण से इन्होंने वहाँ ये किया। बार बार बातें की गई, लेकिन ये जो गोली चलाने की बात है, गोली चलाना अपने संवैधानिक दायित्व का वो था। जी। और गोली तो सीधे वो चलाते नहीं, गोली तो डीएम मौके पर देख के अच्छा, सुनते हैं उनके ऊपर आरोप कि जो गोली चलवाने वाला अधिकारी था वही श्री राम जन्मभूमि का अध्यक्ष है। देखिए, इसके बारे में लोग कहते हैं अरे है, और कहते हैं आप तो पुराने नेता रहे देखिए, हैं, ये उस समय प्रमुख सचिव थे। नाम लेने में कोई नहीं, अगर आपत्ति ना हो तो हम ही नाम ले लेते हैं, नृपेंद्र मिश्रा नाम। जानते हैं। अब वो इसके गहन कागज पत्र तो हम लोग गहराई से देखे नहीं जी। कि आदेश किसने किया क्या नहीं किया, लेकिन वो प्रमुख सचिव थे माननीय मुलायम सिंह जी। जी। और प्रमुख सचिव गृह थे तो उन्हीं के आदेश पर हुआ होगा। प्रमुख सचिव गृह ने बिना, उनके प्रमुख सचिव थे, उनके प्रमुख सचिव, तो आदेश तो उधर से निकला होगा। और वो आज सर आंखों पर है, वही बना रहे हैं। मंदिर वही बना रहे हैं। कुछ और प्रसंग मुलायम सिंह जी के साथ जो आपके जुड़े हुए? देखिए, मुलायम सिंह जी का विजन बहुत ऊंचा था। जी। वो गरीब और कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। जैसे कि मैंने उनसे कहा कि मैं लेबर मिनिस्टर था, जी। मैंने कहा कि हमारे यहाँ के नौजवान हैं, जी। अगर ये हम लोगों को चाहिए कि जो हम लोगों ने वादा किया था, हम लोग रोज सड़कों पर नारा लगाते थे, जी। बेकार उनको काम दो या बेकारी का भत्ता दो, तो आप भत्ता दीजिए। उन्होंने करीब 8 लाख लोगों को 1,000 रुपया बेरोजगारी का भत्ता दिया, जिसको मायावती ने आके कहा ये बेरोजगारी का भत्ता नहीं, ये हम लोग उनको नौकरी देंगे। तो ये काम उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा किया। दूसरा, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लड़कियों के पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया और उन्हें 20,000 रुपया कन्याधन के रूप में दिया कि इसको ले जाओ, बाद में 30 कर दिया, इंटर में पढ़ाओ। तो ये नई बात थी। ये हमारे प्रशासन में ये नई सोच थी उनकी कि कन्या विद्याधन दो, लैपटॉप दो, ये उनकी सोच नई थी। उन्होंने नए ढंग से नया विजन लेकर के इसको आगे बढ़ाया। जैसे माननीय अखिलेश जी ने 102, 108 और 100 चला करके जनता के बीच में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया, एक नया विजन पैदा किया। ऐसे मुलायम सिंह जी ने भी नया पैदा किया जो आज तक कभी हुआ नहीं था। क्या समानता देखते हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में? देखिए, अब वो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके पुत्र हैं, समानता तो वही है। उन जैसे उनका विजन था वैसे इनका भी विजन है। इन्होंने भी नई चीज़ें बहुत की। जैसे इन्होंने सबसे पहले एक गांव में मरीज कोई होता था तो घर से अस्पताल नहीं जा पाता था, क्योंकि अस्पताल में जितनी दवा लगती, दवा का पैसा उससे ज़्यादा वो टैक्सी का किराया लग जाता था। इन्होंने उसकी मजबूरी समझी और इन्होंने 102 और 108 महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए जनरल मरीज के लिए अलग इन्होंने चलाया। फिर गांव-गांव में
रास्ते में छिनैती डकैती ये सब होती थी। उन्होंने 100 नंबर का चलाया, 100 नंबर का। भाजपा तो कहती है कि डकैत और छिनैत सब समाजवादी पार्टी के लोग थे, यही लोग करते थे। ये सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं। हाँ सफेद पोश है, इनको कोई पहचान नहीं पाएगा। जैसे पहले पूरब में होता था, दिन रात को लूटते थे, दिन में डाकू बन जाते थे इंसान। ये लोग सफ़ेद पोश हैं, काम ये उनसे ज़्यादा खराब करते हैं। समाजवादी पार्टी का बतावें कहाँ डकैती, कौन चोर है, कौन बदमाश है, ये तो खाली अफवाह है। असेंबली में जब बोला जाता है कि बताओ आंकड़ा, तो ये ARB का आंकड़ा नहीं बताते, अपना आंकड़ा बताते। उनके आंकड़े में पीछे हैं। अभी मैंने कहा, गोरखपुर से कहा, मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी मेरे पास आंकड़े हैं, जब आप रहते हैं गोरखपुर तब भी वहाँ लूट हो जाती है, वो हो जाता है, वारदात होती रहती है। हाँ, आप जब मुख्यमंत्री और आते हैं तब गोरखपुर में होती है। तो ये कैसा है, ये खाली कहानी को इनको भ्रम में डाल के लोगों को भरमा करके, जैसे हिटलर करता था, हिटलर की तरह ये उसी रास्ते में लोगों को भ्रम में डालकर सत्ता पर कब्जा करना चाहे, सत्ता छोड़ना नहीं चाहे। ईवीएम कांग्रेस लाई। अगर ईवीएम इसी को उस तरह से बेईमानी करती तो कांग्रेस कभी हटती? नहीं हटती। लेकिन अगर ईवीएम से ही बेईमानी होती तो आप इतने लोकसभा के सदस्य जिता पाते? नहीं, देखिए इनको धराशायी कर दिया आपने। ऐसा नहीं है, वो कैसे हुआ होगा अब भगवान जाने, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये सिद्ध है, ये ईवीएम दुनिया में ईवीएम क्यों नहीं है? जापान तो बनाया इसे, तो जापान में बैलेट पेपर से वोट होता है, किससे नहीं होता? इवेंट अमेरिका में नहीं होता है, लंदन में नहीं होता है। तो जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं दुनिया के लोग, वो लोग बैलेट पेपर से करते हैं। तो इन्हें ईवीएम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ईवीएम को अगर मोबाइल से लोग बैंक से रुपया निकाल लेते हैं दूर से, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। हाँ, तो इसलिए हम इसके बारे में, हम कोई टेक्निकल आदमी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। अब इतना है कि अगर सब ठीक रहेगा और हम लोग लगे हैं, तो अब की बार हम लोग अखिलेश जी को जनता चाहती है मुख्यमंत्री बनाना। सदन में बाबा ने एक चुभता हुआ सवाल किया जो अनेक लोगों को खराब लगा, हमें भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, पांडे जी चल रहा था उस पर महिला सुरक्षा पर बहस चल रही थी, और उसमें कहा कि पांडे जी आप अपनी बुढ़िया को गहना पहना करके, तो आपकी धर्मपत्नी अभी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, और उम्र के इस पड़ाव पर हैं, वो अभी आपसे 1-2 साल, हाँ, तो वो अगर देखा जाए तो आदित्यनाथ योगी जी की माता की उम्र क्या है? वो अभी जिंदा है, उनकी माता भी जिंदा है। क्या बुढ़िया कहना किसी को, देखिए क्या ये अपमानजनक नहीं है? और मैंने कहा था, जब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था ठीक है, नारियों का सम्मान है, नारियों का सशक्तिकरण है, तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि मैं बम्बई गया था। बम्बई में टेम्पो में बैठ के सोने का जेवर पहन के महिलाएं 11-12 बजे रात को भी अपने किसी जगह से अपने घर चली जाती, कोई छीन नहीं होता। मैंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया, मैंने उन्हें कर्नाटक का उदाहरण दिया। लेकिन मैंने पूछा, क्या बाबा उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि ऐसा दिन ला सकते हो कि हमारे यहाँ जो हमारे घर की बहनें या माएँ जो टहलने जाती हैं, उनके घर से, उनके कंधे से लोग खींच लेते हैं, होता नहीं यहाँ? तो हमने कहा ये कानून व्यवस्था का ये आधार है। तब उसी पर उन्होंने कहा। कैसा लगा यह? आप कहा ना, देखिए वो अब राजनीति में कड़वी बातें भी सुननी पड़ती, कड़वी बातें भी कहनी पड़ती हैं, तो इससे बहुत अब उनका वही नहीं, जैसे आघात लगा होगा आप, जैसे उन्होंने, जैसे कोई कहे बुढ़ऊ, तो ठीक है हम बुढ़ऊ हैं, लेकिन कैसा लगेगा? छोड़िए ये सब। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न ही करणीयम न ही कथनीयम, ऐसा हमारे सनातन में कहा गया है कि भले ही शुद्ध हो लेकिन लोग विरुद्ध हो तो नहीं कहना चाहिए। सत्यम ब्रियात प्रेम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रेम जी। तो छोड़िए, वो मुख्यमंत्री है, उनके बारे में वो कमेंट। तो क्या उनको क्षमा करते हैं कि या फिर मान करके कि चलो नहीं जानता यह व्यक्ति जो कह रहा है? अब इसका जवाब जनता देगी, हम जनता देगी। इसका जवाब जनता देगी। आदित्यनाथ योगी ने
कहा जाता है ब्राह्मणों का इनकाउंटर सबसे अधिक करवाया। अब बाबा कहते हैं ठोक दो, नाप दो, मार दो, गाड़ दो, सब उनके सामने ऐसे ही लोग लगते हैं। इस मामले में क्या कहना है आपका? तमाम देखिए, ऐसा है, डेमोक्रेटिक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ठोक देना, मार देना, ये सब वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। जी। और अभी जो विधानसभा में रिपोर्ट पेश की थी, 262 आदमियों का इनकाउंटर हुआ था जी। जो मर गए। पैरों को कितने को मारा गया, कोई नहीं मारा। नियम यह है कि संवैधानिक दृष्टि से किसी का जान लेना तो बिना नियमों के नहीं, वो जज करेगा, हाँ, कोर्ट करेगा। कोर्ट करेगा। इसलिए नहीं किसी को पकड़ो उसके पैर में गोली मार दो, ये महा अन्याय है। और बाबा के टाइम में अब देखो, मैंने कई तमाम ब्राह्मण लोगों को जो निर्दोष थे उनकी भी हत्याएं की गई हैं। बिकरू कांड में तो जो मान लो पंडित दोषी था, छोटे छोटे लड़के भी उसमें गोली मारी गई। उसमें एक, अरे 3 दिन की खुशी आई थी, हाँ, 3 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, उसको जेल भेज दिया, कितने दिन भेज दिया। और तो जाने दो, विजय मिश्रा को मान लो आप अपराधी प्रवृत्ति के मानते हैं, आपके पड़ोसी आप जानते हैं, लेकिन उनका बेटा क्या बिगाड़ा था, उनकी बेटी क्या बिगाड़ी थी, इन सबों पर तमाम गैंगस्टर। लेकिन क्या इन चीजों का ब्राह्मणों पर कोई असर है? ब्राह्मण तो बाबा को अपना मुखिया मानता है और जय जयकार करेगा। ये आप गलत फहमी में हैं। बाबा को नहीं मुखिया मानते। अगर बाबा को मुखिया मानते तो बाबा इस तरह की सोच उनके प्रति नहीं रखते। इनके कार्यों से ही ब्राह्मण नाराज है। भाजपा से ब्राह्मण उतना नाराज नहीं है जितना बाबा से नाराज। तो आप लोगों के पास इसकी सूची है? हाँ, हमारे पास सूची है। क्या करेंगे? सूची लेकर के ऐसे ही रखे रहेंगे कुछ क्या, या चुनाव में सूची खोलेंगे? अभी सूची बता दें तो बाबा उनको बंद कर देगा। अच्छा। हाँ, जो हमारे तरफ आ। लेकिन आपसे बाबा का बड़ा अच्छा संबंध है, सदन में भी देखते हैं कुछ दोनों लोग आंख मिला करके बतियाते हैं, मुस्कुरा करके। आदित्यनाथ योगी भी मुस्कुराते हैं, आप भी मुस्कुराते हैं। वो देखिए, ऐसा है, ये हमारे सदन के नेता मुख्यमंत्री हैं और हमारी आदत है किसी के प्रति असम्मानजनक बात नहीं बोलते हैं। आप हमारी बात सुनते हो कि कभी असम्मानजनक बात नहीं बोलते। वो आप भले ही बोले। हाँ, नहीं, वो अब हम जब नहीं बोलते हैं तो वो भी अब कम बोलने लगे। नहीं, जो गुंडा, बदमाश, माफिया, चोर ये बोलते थे, कभी बैठ करके समझाते नहीं है कि कहाँ ऐसा करना है? अलग से बैठ के अकेले जैसे। देखिए, वो हम विपक्षी नेता है, हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, हम क्यों समझाए। लेकिन ये सही है, बाबा ने बड़े पैमाने पर निरीह लोगों को मरवाया, जो उनका धर्म नहीं था। एक वर्ग विशेष के माफिया घूम रहे हैं, दूसरे लोगों को आपने पकड़ पकड़ के गोलियों से भून दिया। ये आपका न्याय नहीं है। बाबा संवैधानिक ढंग से न्याय नहीं करते। माता प्रसाद पांडे जी फिर एक बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, यदि दल चाहेगा तो उतरेंगे। हाँ, अगर हमारे दल ने हमको कहा लड़ने को जी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पांडे जी, हमने गोमती नहान रखा है, अब हम लोग उपसंहार की तरफ चलते हैं, आपको भी निकलना है। गोमती नहान रखा है। गोमती देश की 5 नदियों में सबसे पवित्रतम, और आपके पिताजी का नाम भी शायद गोमती, यही नाम था, मैंने जो देखा। तो गोमती मैया लखनऊ में अत्यंत प्रदूषित हो गई हैं, जिसमें आचमन करना तो दूर, नहाया नहीं जा सकता। तो 13 अप्रैल को मैंने निमंत्रण भी आपको दिया है। उस दिन एकादशी है, बरूथनी एकादशी, तो हमने सबको न्योता दिया है। अब एक मामला यह कि लोग कहते हैं कि गोमती को समाजवादी पार्टी की सरकार ने मार डाला। 1500 करोड़ रुपए उस पर गोमती पर आए थे। फ्रांस से फवारा आना था, क्या क्या होना था। शिवपाल यादव उसके मिनिस्टर थे और सबने मिलकर के मार डाला। कहानी यही नहीं, बाबा आते हैं और फिर पहुंच जाते हैं गोमती के किनारे, शपथ लेने के साथ ही मार्च महीने में 2017 में एक एसआईटी गठित कराते हैं, हाईकोर्ट के जज के साथ और लोग हैं, और फिर बाद में सीबीआई जांच वो अभी तक चल रही है। आप गोमती पर आप अपनी भूमिका बताएं और उनकी। देखिए, मैंने साबरमती नदी को गुजरात में देखा जी। अहमदाबाद में उसके किनारे काफी अच्छा मोदी जी ने बनवाया था जी, और वहाँ लोग सैर करने टहलने जाते हैं। माननीय अखिलेश जी ने एक चीज आपने नहीं देखा, मैं फिर रोकूंगा। साबरमती के पास एक नाला है,
वह जो पुल जिससे गांधी जी निकले थे, लकड़ी वाला पुल, लकड़ी के पुल के नीचे से नाला और भीतर भीतर साबरमती में ठेल दिया गया है। भीतर भीतर उस वीडियो को मैंने 2-2 बार दिखाया है। मैंने नहीं देखा। चलिए, आपने नहीं, फिर कभी जाइएगा तो देखिए, ये अखिलेश जी गोमती नदी को बढ़िया बनाना चाहते हैं जी रिवर फ्रंट बना रहे थे जी कि लखनऊ के लोग सुबह निकले जी उसके किनारे जाएं, सुंदर लगता था। जी उन्होंने आपे पुल के पास रिवर फ्रंट बनाया था, बढ़िया बैठने की जगह बनाई थी और शाम को बड़ी भीड़ लगती थी। जी ऐसा नहीं है कि बनाए थे तो उसका उपयोग नहीं था, लोग चाहते थे, लेकिन ये लोग तो कोई अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, केवल दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके अपनी महत्ता बढ़ाना चाहते हैं। अखिलेश जी ने बहुत सोच समझ के किया। आप तो गोमती नहाने जाते ही हैं, आप देखते ही होंगे। नहीं, सफाई करने नहाने लायक तो है नहीं। अच्छा जी, आप देखिए तो भाई 10 हम नहीं सफाई किए, नहीं नेट का कहना है, तो 10 वर्ष छोड़ के आइए, क्यों नहीं किए? अगर हमने गंदा किया तो 10 वर्ष का बहुत समय होता है ना जी। क्यों नहीं सब साफ किया? सवाल तो एक और है कि आते ही पहले कलम की स्याही से पहली सीबीआई जांच की संस्तुति आदित्यनाथ योगी जी ने किया, तो 9 साल में सीबीआई जांचवा का क्या हो रहा है? अब देखिए, अब हम क्या बतावें, इन्होंने जांच बैठा शिवपाल यादव जेल गए नहीं, आलोक रंजन मुख्य सचिव जेल गए नहीं, दीपक सिंघल को जो उस समय सिंचाई के प्रमुख सचिव थे, आपने बना दिया, उनको सतर्कता आयोग का अध्यक्ष बना दिया और यह 2024 तक उनको पाल करके रखे रहे। तो सीबीआई क्या कर रही है उस पर? देखिए, अब ये सीबीआई करके हम जो कहते हैं, ये अगर ये सब गलत है तो 10 साल से कोई जांच रिपोर्ट तो आनी चाहिए जी। खाली बोलते हैं इतना रुपया खप गया, ये खप गया। आपने देखा होगा शाम के समय छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, पूरा भरा रहता था पुल के पास, वहाँ 10-90, और फव्वारे चलते थे, सुंदर लगता था। उसके हम खुद उसमें घूमने कई बार जाते थे, किनारे किनारे अच्छा लगता था। अब वो सब इन्होंने मिटा दिया, जो गोमती की सुंदरता थी, लखनऊ की सुंदरता को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब अखिलेश जी ने एकाना बना दिया स्टेडियम, कभी खेल का मैदान जो सोचे नहीं होंगे, बना दिया कि नहीं बना दिया? वही ना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम की बात कर रहे हैं। उन्होंने बनाया, जो उन्होंने बना, लोग भवन बनाया तो वाजपेयी जी का नाम मूर्ति लगा दी। ये करने वाले कुछ नहीं है, दूसरे के कामों को। मेट्रो का भी मेट्रो को अखिलेश जी ने शुरू किया, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, आज तक कराया भी। उद्घाटन तो यही किया नहीं, उद्घाटन तो पहले हम लोग कर आए थे, बाद में गए उद्घाटन करने। इनका मत कहिए 20 वर्ष पहले के काम अगर कहीं हो गए तो ये भी उद्घाटन करने, फोटो दिखाने चले जाएंगे भाजपा के लोग। तो 2027 में क्या होगा? 2027 में समाजवादी पूर्ण बहुमत से आएगी। और आधार क्या है? आधार क्या हमारा है? ये है, क्या केवल पीडीए जिता देगा? पीडीए नहीं, अब जात के नाम पर हम कुछ कहना नहीं चाहते जी। क्योंकि अगर कोई रणनीति बना दी जाएगी तो भाजपा सतर्क हो जाएगी। अच्छा, कुछ अभी बचा के रखे हैं रणनीति। हाँ, देखिए, ये बताइए, समाज नाराज है कि नहीं नाराज है? ब्राह्मण का फर्स्ट वोट था, नाराज है कि नहीं नाराज है? बताइए। नाराजगी के बाद भी वोटवा देगा? नहीं, अब देगा कि नहीं देगा, लेकिन आज तो नाराज है ना। नाराज है, आप नहीं वोट देगा। आप खुश कैसे करेंगे ब्राह्मण को? हाँ। उनसे चलिए, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है, सबल नाराज है, आप खुश करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, जो हम लोग करेंगे, अब हम अभी तो नहीं बता सकते जो हमारा बनेगा। अच्छा, खोलेंगे नहीं अभी उसको? हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए, ब्राह्मण लोग मुझे रोज निमंत्रण देते हैं अपने यहाँ आने का। जी। अभी आज हमारे यहाँ आप गए थे तो बैठे थे, डॉक्टर आए थे वहाँ से, पलिया से जी। वहाँ एक सम्मेलन करने मुझे बुला रहे हैं। और ब्राह्मणों में आक्रोश है। पीडीए तो पूरी तरह नाराज है, उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, खाली 5 किलो गेहूँ देते हैं और उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ गई कि 5 किलो गेहूँ कोई मतलब नहीं। तो गांव में आप जाएं, अगर आपको देखना है कि भाजपा का सत्ता सुख क्या है, तो आप जाके देखें गांव में। गांव में गरीबों को कितना सुख मिल रहा है। रोज इनका दाम बढ़ जाता है सिलेंडर का, लाभ किसको मिलता है? अंबानी साहब। अंबानी कौन है? इनके दोस्त हैं। अपने मित्रों को भाजपा, अपने मित्रों और दोस्तों, अपने समर्थकों को व्यक्तिगत रूप से पूंजीपतियों को लाभ बैठाने के लिए पूरी खजाना खोल देती। आपको याद है
भारतीय जनता पार्टी ने हमें याद नहीं 1000 करोड़ रुपया व्यापार बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया, जबकि किसानों का बड़े पैमाने पर यहाँ अगर चाहते तो जितना रुपया उन्होंने दिया उससे कम पैसे में पूरे भारत के किसानों का कर्जा माफ हो सकता। तो ये उसके लिए नहीं करते हैं, बड़े पूंजीपतियों के लिए करते हैं। आप गैस का दाम बढ़ाएंगे, किसके पास जाएगा? अंबानी के पास जाएगा। ये अब इन्होंने जो जितने वो थे उद्योग धंधे सब जो सरकार के थे, जो नेहरू जी के टाइम में रशियन पैटर्न पर था कि सरकार बनाओ सरकार, उसे सब ये पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। आप बताओ जब पूंजीपति पा जाएगा तो पहले नफा लेगा। अब हम एक उदाहरण आपको देते हैं पूर्वांचल का। हमारा पूर्वांचल का जो विद्युत वितरण केंद्र है उसमें उसको सब ये इनको बेचने जा रहे हैं अंबानी जी को। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का वो है सामान। वहाँ असेंबली में बताया कि 15,000 में बिड हो रहा है, 15,000 में उन्हें देने जा रहा। ये तो कर्मचारियों ने इतना आंदोलन कर दिया है जिससे ये रुक गए, नहीं तो ट्रेन भेज देंगे। और नहीं, जहां से आप एयरपोर्ट से जा रहे हैं वो भी तो यह चौधरी चरण सिंह जी का जो भारत रत्न है, उनका एयरपोर्ट अब अडानी का हो गया। आप अहमदाबाद जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका नाम लेकर के राजनीति करते हैं लोग, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अडानी के हो गए। ऐसे लगातार स्टेशनों को भी दे दिया। रेलवे स्टेशन आप देखेंगे ये भी दिया है शायद उन्हीं को। मुंबई में मैं जाता हूँ तो वहाँ भी सब तो जो बड़े बड़े। लेकिन एक चीज लग रहा है कि लोग मोदी जी से ज्यादा नाराज हैं, योगी जी से अभी ठीक हैं, कुछ ऐसा क्या लग रहा है? अब आपको मोदी शाह से रुष्ट हैं कि दोनों गुजराती और गुजरातियों को बेच रहे हैं देश की संपत्ति। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर योगी जी से नाराज न होते तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देते पार्लियामेंट में। सफाया तो नहीं किया लेकिन हरा दिया कि नहीं हरा दिया। इवन तो देखिए अयोध्या जिसके बल पर ये पूरे दुनिया में रोज अपना पीटते थे, मैंने अयोध्या ये कर दिया, अयोध्या ने हरा दिया, नहीं हरा दिया। तो मोदी से नाराज है तभी उससे क्या नाम है, योगी से तभी तो हरा है। तो कैसे कहते हैं मोदी से खुश है, इनसे मोदी से मतलब नाराजगी पूरी भाजपा से है और डबल इंजन से है। और इस बार आप लोग पछाड़ेंगे जी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, प्रणाम। मैं आपको इंटरव्यू लेने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ पंडित जी।